नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी रीढ़ की हड्डी। इस एकांकी के माध्यम से माथुर जी ने भारतीय समाज में व्याप्त जो घृणित मनोवृत्ति है उस पर व्यंग्य किया है। भारतीय समाज में लड़के लड़की का रिश्ता तय करते समय जो मानदंड अपनाए जाते हैं उनके कारण एक स्त्री हृदय पर कितनी गहरी चोट पहुंचती है, या एक कन्या को किस प्रकार मेज कुर्सी के समान वस्तु समझकर उसका मोल भाव किया जाता है, उस पक्ष पर करारा व्यंग्य इन्होंने किया है। यह इस एकांकी के माध्यम से इस समस्या की ओर समाज का ध्यान आकृष्ट किया है। तो आइए इस एकांकी के बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इस एकांकी के प्रमुख पात्रों में। सबसे पहले रामस्वरूप है। रामस्वरूप की पत्नी प्रेमा है और इन दोनों की पुत्री उमा है। गोपाल प्रसाद है और इनका पुत्र है शंकर। रामस्वरूप के घर का नौकर है जो छोटी सी भूमिका में है। इस एकांकी में रामस्वरूप की बेटी उमा विवाह योग्य है। उसके पिता उसके लिए अनेक रिश्ते देखते हैं या उसके विवाह के लिए प्रयास करते हैं। उनकी पुत्री को देखने के लिए गोपाल प्रसाद और उनका डॉक्टरी का कोर्स करने वाला बेटा शंकर आते हैं। रामस्वरूप अपने साथ जो उनका नौकर है उसके साथ अपने घर को ठीक ठाक करते हैं, सारा सामान सहेजते हैं। प्रेमा भी इसमें उनका सहयोग करती है और सारी जो बैठक है जहाँ पर मेहमान को आकर बैठना है उसको सुंदर तरीके से सजा दिया जाता है। यहाँ तक कि बैठक में हारमोनियम और सितार को भी एक विशेष तरीके से रखा जाता है ताकि जब मेहमान आए तो उमा उनके सामने सितार और हारमोनियम बजाकर दिखा सके। लेकिन उमा को ये सब अच्छा नहीं लगता, वो क्रोध करती है या मुंह फुलाकर बैठ जाती है। उमा की माँ प्रेमा अपनी लड़की का मुंह फुला हुआ देखकर उसे अपने दिन याद आते हैं और वो कहती है कि ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की अच्छी बात नहीं है, यानी लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाना लिखाना अच्छी बात नहीं है। जब हमारा समय था तब लड़की ज़्यादा नहीं पढ़ती थी और तब समय अच्छा था। रामस्वरूप अपनी पत्नी को समझाते हैं कि तुम लड़के वालों के सामने लड़की की पढ़ाई की बात मत चलाना, क्योंकि उन्हें कम पढ़ी लिखी लड़की पसंद है और वो चाहते हैं कि लड़की केवल हाई स्कूल पास हो, ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। यही कारण है कि रामस्वरूप ने ये बताया है कि उमा भी हाई स्कूल पास है, जबकि उमा ने क्या कर रखा है, बीए की पढ़ाई कर रखी है। लेकिन रामस्वरूप अपनी बेटी का रिश्ता करने के लिए झूठ बोलते हैं और वो ये कहते हैं कि उमा केवल हाई स्कूल पास है। जब मेहमान आते हैं तो सारी तैयारियां पूरी हो जाती है, बहुत बढ़िया नाश्ता तैयार किया जाता है। लेकिन घर में एक कमी थी, टोस्ट तो बन गए थे लेकिन टोस्ट के लिए मक्खन नहीं था। नौकर को मक्खन लेने के लिए भेज दिया जाता है। जो मेहमान हैं उनकी खूब आवाभगत होती है। इसके साथ साथ गोपाल प्रसाद शंकर के सामने रामस्वरूप के बारे में बात करते हैं। जब रामस्वरूप नाश्ते पानी का प्रबंध करने के लिए जाते हैं तो वो बताते हैं कि रामस्वरूप की हैसियत बहुत ज़्यादा अच्छी है और इसीलिए तुम ये रिश्ता अगर हो जाए तो अच्छी बात है। शंकर से वहाँ बैठे बैठे वो कहते हैं कि तुम तन कर बैठो, ऐसे मुड़ कर झुक कर मत बैठो, तुम तन कर बैठो ताकि हम अपना रोब दिखा सकें। ये तन कर बैठने से तात्पर्य क्या है कि हम अपना रोब दिखा सकें। यहाँ पर जब नाश्ता हो जाता है तो उमा पहुँचती है। उमा के हाथ में पान है, वो लड़के वालों को पान परोसने के लिए आती है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचती है तो बात चलती है। जब उससे प्रश्न पूछे जाते हैं, रामस्वरूप भी लड़के वालों की हाँ में हाँ मिलाते हैं। इससे पता चलता है कि जब उमा आती है तो उसने आंखों पर चश्मा लगा रखा होता है। तो लड़के वाले जो हैं वो इस बात से ऐतराज़ करते हैं, या गोपाल प्रसाद और जो शंकर है वो दोनों ही चौंक उठते हैं। लेकिन रामस्वरूप बात को समझ जाते हैं और वो कहते हैं कि उमा की आंख खराब है या दुखने आई हुई है, इसीलिए उसने चश्मा लगाई हुई है, पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है। जब शंका का समाधान हो जाता है तो गोपाल प्रसाद और शंकर शांत हो जाते हैं और इसके साथ साथ वो भजन सुनाने के लिए कहते हैं उमा से। उमा जब भजन सुनाती है तो उसकी नज़र शंकर पर पड़ती है। दोनों की आपस में निगाहें मिलती है तो उमा शंकर को पहचान जाती है
वो गाना रोककर गाते गाते रोककर अंदर जाने लगती है। लेकिन जो गोपाल प्रसाद हैं वो उससे कई प्रश्न करते हैं, जैसे उसे चित्रकारी आती है या नहीं आती, उसे सिलाई आती है या नहीं आती। उमा खामोश रहती है और रामस्वरूप उत्तर देते हैं। वो बताते हैं कि उमा सब कुछ बहुत अच्छे से जानती है, उसने इस घर गृहस्थी के कामकाज के कई पुरस्कार भी जीते हैं, जैसे सिलाई में, कढ़ाई में। लेकिन गोपाल प्रसाद ये चाहते हैं कि उसके प्रश्नों के उत्तर उमा दे। जब ये बात उमा सुनती है तो उमा भड़क उठती है और वो ये कहती है कि जिस प्रकार बिक्री के लिए मेज और कुर्सी यानी वस्तुओं से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता, उससे भी प्रश्न पूछने का क्या फ़ायदा है। वह भी उसी तरह से है जैसे मेज और कुर्सी होती है। और वो शंकर की पोल खोलने का निश्चय करती है। वो बताती है कि शंकर पिछली फरवरी में लड़कियों के हॉस्टल के पास पकड़ा गया था और नौकरानी के पैर पकड़कर बड़ी मुश्किल से बच पाया था। ये सूचना जैसे ही गोपाल प्रसाद को मिलती है या गोपाल प्रसाद के सामने उमा ये बात कहती है, वो भड़क उठता है, आग बबूला हो जाता है और वो समझ जाता है कि उमा हाई स्कूल पास नहीं है बल्कि कॉलेज की पढ़ाई यानी बीए की पढ़ाई भी उसने कर रखी है। और जब ये बात सामने आती है तो उमा बड़े गर्व से कहती है कि मैं हाई स्कूल पास नहीं हूँ, मैंने कॉलेज की पढ़ाई की है, मैं बीए पास हूँ। और उसे अपनी पढ़ाई पर गर्व होता है। गोपाल प्रसाद अपनी छड़ी मांगते हैं और रामस्वरूप को झूठा घोषित करके दरवाजे की ओर बढ़ने लगते हैं। इसी बीच उमा अंतिम अस्त्र चलाती है और वो कहती है कि घर जाकर पता लगाना कि आपके लड़के की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। बैकबोन से यहाँ पर तात्पर्य क्या है कि क्या आपके लड़के का चरित्र अच्छा है भी या नहीं। तो इस तरह से वो एक प्रश्न छोड़ती है। दोनों बाप बेटे वहाँ से चले जाते हैं। उमा रोने लगती है। तभी नौकर मक्खन लेकर पहुँच जाता है और इसके साथ ही पर्दा गिर जाता है और एकांकी समाप्त हो जाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि इस एकांकी में एक लड़की को जब लड़के वाले देखने आते हैं तो उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, किस प्रकार से उसको आहत किया जाता है, किस प्रकार उसका मोल भाव किया जाता है। लेकिन उमा जैसी लड़कियां जो अपने व्यक्तित्व को एक अलग पहचान देना चाहती है, अपनी पढ़ाई पर जिनको गर्व है, वो इस बात का विरोध भी करती हैं। तो इसी सामाजिक जो बुराई है उस पर व्यंग्य या कटाक्ष इस एकांकी के माध्यम से किया गया है। तो ये एकांकी का सारांश था जो मैंने पात्रों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है और उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये एकांकी आपको इस तरह से इसकी कहानी आपको पता है तो व्याख्या करने में भी आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।